हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जल्दी सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, कपिल, कल्पना, निखिल, प्रियेश, अर्जुन। इधर भी देख लेता हूं, इधर सिर्फ प्रिंस है। अ वेरी गुड इवनिंग प्रिंस, कैसे हो आप बताइए। बाकी लोग कहीं वेट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं, अभी सिर्फ 18 स्टूडेंट इनरोल मतलब अभी तक ज्वाइन किए हुए हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं। चलो, तो क्लास स्टार्ट किया जाए क्या, है ना, क्योंकि हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं यार। क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है और बाकी लोग का भी देखना है कि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। हमारा जो मेन फैक्टर है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, उसका भी हमको बराबर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मशीन। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपका मशीन का पार्ट। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले सेटिंग कर लेता हूँ यार। ठीक है, थिंक इट्स ओके। ये लाइनिंग वाला ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो लाइनिंग वाला है थोड़ा ठीक है ना। चलो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। बस एक ही चीज का ध्यान देना है कि ऑलमोस्ट 20 से 25 लेक्चर होंगे, उसमें पूरा पढ़ लेंगे। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है ना। आज भी सभी लोग इनरोल नहीं हुए हैं, मतलब अभी तक यहाँ पे क्लास में नहीं है। जो लोग इनरोल किए हैं कल परसों इनरोल किए, लेकिन अभी भी क्लास में वो नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान दें कि सभी लोग टाइम से क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसा पार्ट मैंने आपको बताया, ठीक है, कि हमारा जो पार्ट रहेगा, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं मशीन के बारे में ना। हमारा सब्जेक्ट का नाम ही क्या है यहाँ पे, मशीन। हमारा जो मेन चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका मशीन। ठीक है, मशीन में टोटल कितने पार्ट बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो मशीन में हमारे पास टोटल 4 पार्ट बनते हैं। मशीन हमारे पास यहाँ पे कितने पार्ट्स में है, 4 पार्ट में। कौन कौन सी मशीन है, सबसे पहले तो आपको जो ध्यान देना है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर। हालांकि ट्रांसफॉर्मर पहला पार्ट होता है, हम पढ़ने ही नहीं, ट्रांसफॉर्मर पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मशीन से, है ना। लेकिन मशीन की जब कभी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मर बेसिक होता पढ़ने के लिए। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप लोग को अभी जो रिक्वायरमेंट है एज पर एग्जाम, आपके लिए सिंक्रोनस मशीन अभी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आपका सिंक्रोनस मशीन। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि टोटल मशीन में से अगर हमारा टोटल मशीन कितना है आपका 100%, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जो टोटल मशीन है आपका वो कितना आपका 100%, ठीक है, अगर ऐसा बोल दिया जाए कि जो आपका टोटल मशीन है वो अगर 100% है, तो सिंक्रोनस मशीन जो होगा ना, जो आपका सिंक्रोनस मशीन होगा, वो आपके उस 100% में से अबाउट, ये मान के चलिए कि आपका ये होगा 30%। ये मान के चलिए ये आपका अबाउट 30% हो टोटल मशीन का। 30%, टोटल 5 मशीन है ना, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उस बेस पे ही बात कर रहा हूं मैं। 30% तो आपका सिंक्रोनस मशीन होता है। फिर बात करें तो हमारे पास जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है आपका इंडक्शन मशीन। जो सेकेंड पार्ट हमारे पास होता है दैट इज इंडक्शन मशीन। अच्छा, एक बार कंफर्मेशन जरूर दे देना यार कि आप लोग को ये प्रॉपरली विजिबल तो है ना जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद में लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, है ना, आप लोग के कहने पे, है ना। जनरली मैं आजकल तो पीपीटी के फॉर्म में ही पढ़ाता हूँ या फिर नोट्स के फॉर्म में पढ़ाता हूँ। बहुत लोगों की क्वेरी की तरह आप लिख लिख के पढ़ाओ, बहुत मजा आता पढ़ने में। तो उसलिए मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है इसमें। अर्पित कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार देख लेता हूँ, कॉल आ रहा है इनका। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ अर्पित बोलो। अभी अभी क्लास में हूँ मैं, उसके बाद कॉल करता हूँ, ठीक है ना। ओके, हाँ, ओके। चलो,
तो ये हो गया आपका इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन आपका ज्यादा पार्ट नहीं है, अगर मैं बोलूँ कि टोटल मशीन का ऑलमोस्ट ये 15% भी मान सकते हैं, 15% ही मानो आप इसको, ज्यादा नहीं है ना, अबाउट 15% आपका टोटल मशीन का पार्ट हो गया, ठीक है ना, टोटल मशीन का ये 15% होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस 15% को मैं ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि इंडक्शन मशीन में टोटल 15 से 20 फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 7-8 थ्योरी के क्वेश्चन है, मतलब 10-12 थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, 10-12 न्यूमेरिकल होंगे, उन्हीं पे ही पूरी इंडक्शन मशीन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपके पास, वो आता है आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर अगर आपने पढ़ लिया है या पढ़ा है या आप पढ़ोगे, तो आपका इंडक्शन मशीन का कॉन्सेप्ट बहुत कुछ तो उसी में कवर हो जाता है। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो एक्चुअली में क्या है, जो इंडक्शन मशीन है ना, वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मर है विथ सेकेंडरी सॉर्टेड, मतलब आपने सेकेंडरी वाइंडिंग को सॉर्ट कर दिया तो क्या बन गया आपका, वो इंडक्शन मशीन। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो इंडक्शन मशीन को, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट आपका 25% अगर हम बोलें तो आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, अबाउट 25% आपका यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर होगा, टोटल मशीन का 25%। फिर आगे बात किया तो हमारे पास एक और पार्ट आता है मशीन का, जो कि हमारा कहलाता है डीसी मशीन, जो कि हमारा कहलाता है डीसी मशीन। ये अच्छा खासा पार्ट है, लेकिन आप लोग जैसे जेई के एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें थोड़ा कम मतलब आता है, लेकिन कहीं गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें डीसी का वेटेज भी ऑलमोस्ट आपके सिंक्रोनस के इक्वलेंट ही मान लो आप इसको, है ना। तो आपका यहाँ पे जो डीसी मशीन है ना, इसको आप मान के चलिए कि आपके टोटल मशीन का ये अबाउट कितना परसेंटेज होगा, इसको हम मान के चलते हैं अबाउट 25 to 30%। सिंक्रोनस मशीन से ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके थोड़ा बहुत इक्वलेंट ही मान के चल सकते हो। अच्छा, एक बात कंफर्म तो करो यार, राइटिंग को दिक्कत तो नहीं जा रही है, प्रॉपर दिख रहा है आपको, प्रॉपर विजिबिलिटी है? सभी लोग बताएंगे यार, क्या प्रॉपर विजिबिलिटी है कि नहीं है, बताइए बताइए, प्रॉपर विजिबिलिटी तो आपको है ना यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है? आज आपकी पहली क्लास है तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है, आज आपकी पहली क्लास है तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं लगाएंगे, कल से फिर लंबी क्लासेस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपका, जो कि बहुत रेयर होता है ना, लेकिन तब भी हमको पढ़ना जरूरी है, वो आप मान के चलिए आपका कौन सा पार्ट बचता है आपका लास्ट यहाँ पे, आपका स्पेशल मशीन, है ना। स्पेशल मशीन भी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि मतलब वेटेज तो इसका बहुत कम रहता है, लेकिन वास्ट बहुत है ना। स्पेशल मशीन का वास्टेज मतलब जो पार्ट बोलेंगे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, तो इसको भी हम लोग अबाउट 15% के आसपास मान लेते हैं, ठीक है ना, अबाउट 15% के आसपास हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑलमोस्ट मैंने मशीन के बारे में बताया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बात की जाए आपके मशीन के लिए, तो आपके एसएससी जेई के एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, थोड़ा वेटेज भी देख लेते हैं, जिससे हम लोग को स्टार्ट मतलब एक आइडिया रहेगा कि कितने नंबर का आता है, कितने कौन से एग्जाम में। तो ये याद रखिएगा कि आपका जो वेटेज होगा, है ना, इसका तो एसएससी जेई के एग्जाम में तो अच्छा खासा वेटेज है मशीन का। एसएससी जेई के एग्जाम में, एसएससी जेई का जो एग्जाम होता है ना, 2 फेज में होता है, आपको तो पता ही होगा। एक होता है आपका कौन सा, टीयर 1, एक होता है टीयर 2, मतलब प्री और मेंस। तो मान लो प्री में अगर बात करें तो प्रीलिम्स में इसका वेटेज होगा 100 नंबर का, टेक्निकल होगा तो 100 में से अबाउट 30 मार्क्स तो आप मान के चलिए कि आपका मशीन होता है, 30 मार्क्स का बहुत ज्यादा है, आप मान के चलिए कि 1/3 है, हाँ या ना, आपके टोटल मार्क्स का 1/3 है। आपका जो टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का टेक्निकल होता है प्री में, है ना, उसमें से 30 मार्क्स तो आपका सिर्फ मशीन आ गया। मेंस की बात की जाए तो मेंस में क्या वेटेज है, देखते हैं इसका थोड़ा सा, मतलब जो टीयर 2 होता है, अगर उसकी बात की जाए, मेंस की बात की जाए, तो मेंस में जो है तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, 300 नंबर का मेंस होता है। तो ये मान के चलिए कि अबाउट 100 मार्क्स या फिर 150 बोल सकते हो, क्योंकि 6 क्वेश्चन होते टोटल, तो 150 मार्क्स टोटल आपका बन सकता है, क्योंकि टोटल 360 मार्क्स का आता है। तो 150 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है,
मेंस ब्रेक मतलब अच्छा खासा पार्ट है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपका दो चीजें बहुत हेल्प होगी। किसमें किसमें? पहला तो आपका एग्जाम के लिए जो आपका कंटेंट होगा वो अच्छा हो जाएगा, और दूसरी चीज आपके लिए अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि चलो भाई हमने अच्छा खासा तैयारी कर ली है, हमारा एग्जाम निकल ही जाएगा, ये आपको पहले से ही फील है। अगर आप मैं बात करूं किसी भी जेई और ए एग्जाम की, है ना, हम लोग किसी भी नॉर्मल जेई जैसे यूपीपीसीएल हो गया, मैं बात करता हूँ किसके बारे में, थोड़ा सा यूपीपीसीएल के बारे में थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि यूपीपीसीएल में इसका क्या हाल चल रहता है। तो यूपीपीसीएल में भी अबाउट आपका 15% आपका ये आता है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ ना, यूपीपीसीएल में भी आपका 15% आता है। अगर बात करूं मैं राजस्थान एई की, हालांकि बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, राजस्थान एई की वैकेंसी करें बात करें तो इसमें भी अबाउट 15 to 20% आपका देखने को मिलता है क्या, यहाँ पे मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, जो ट्रांसफॉर्मर है ना वो एक्चुअली मशीन नहीं है, वो एक रोटेटिंग डिवाइस नहीं है ना। ट्रांसफॉर्मर हमारा एक स्टैटिक डिवाइस है ना, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रांसफॉर्मर के, वो कहीं ना कहीं मशीन के कॉन्सेप्ट से मिक्स होते हैं, है ना। फ्लक्स वही चीज होती है, वही आपके फ्लेमिंग आ जाते हैं, वही आपका लेंथ आ जाता है। तो मतलब जैसे मशीन पढ़ते हैं वैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मर के भी कॉन्सेप्ट हैं, इस वजह से उसको मशीन वाले कॉन्सेप्ट में डाल दिया, ठीक है ना। लेकिन ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है, ठीक है, वो हमारा मशीन नहीं है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्या, कौन सा पार्ट आपका, सिंक्रोनस मशीन का पार्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपका कौन सा पार्ट, सिंक्रोनस मशीन। हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, सिंक्रोनस मशीन। अगर सिंक्रोनस मशीन की बात कही जा रही है, ठीक है, तो सबसे पहले बात तो हमको ये समझना होगा कि ये सिंक्रोनस मशीन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम सिंक्रोनस मशीन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? टोटल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट में? तो पहला जो हमारा पार्ट होता है सिंक्रोनस मशीन का, वो होता है आपका अल्टरनेटर मतलब जनरेटर, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। एक होता है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर, एक होता है हमारे पास यहाँ पे सिंक्रोनस कंडेंसर। तो टोटल तीन पार्ट में हम इस मशीन को ब्रेक कर सकते हैं। हम इसको टोटल तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे। कौन कौन से पार्ट में ब्रेक करने वाले? टोटल तीन पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, सिंक्रोनस जनरेटर। पहला आपका होता है पे क्या, सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, प्यार से क्या, हम उसका मेन नाम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। आज से इसका नाम पड़ गया यहाँ पे क्या, अल्टरनेटर, इसका मेन नाम है। हम लोग बहुत रेयर हो गए सिंक्रोनस जनरेटर बोलेंगे, मैक्सिमम केस में हम इसको अल्टरनेटर ही बोलेंगे। अच्छा एक चीज और, कभी अगर ऐसा हो जाए ना कि अल्टरनेटर बोला गया है, तो ये मत सोचना सर अल्टरनेटर मतलब जनरेटर को बोलते हैं, नहीं, सिंक्रोनस जनरेटर को अल्टरनेटर बोलते हैं। डीसी जनरेटर को अल्टरनेटर मत बोल देना ना। अल्टरनेटर हम किसको बोलते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर को हम अल्टरनेटर बोलते हैं, ना कि डीसी जनरेटर, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है ना। सेकेंड पार्ट आपका आता है यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट, सिंक्रोनस मोटर का। सिंक्रोनस मोटर। और जो थर्ड पार्ट आता है वो होता है आपका सिंक्रोनस कंडेंसर। तो पहले सबसे पहले तो इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले तो हम लोग इसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो थर्ड पार्ट हमारा आता है वो है दैट इज सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर। अब इस सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, वो एक्चुअली में सिंक्रोनस मोटर ही हो गया, लेकिन आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। मैं तब भी इसको अलग से बता दिया। इसका जो हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग कि आपका सिंक्रोनस जनरेटर क्या करता है, सिंक्रोनस मोटर क्या करता है, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या करता है। फिर स्टार्ट करेंगे हम किससे, अपना
आपका सिंक्रोनस जनरेटर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा। कौन सी? आपका पहला पॉइंट लिखिएगा कि जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर है या अल्टरनेटर वो क्या करता है। तो क्या बोलोगे? एक अल्टरनेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज एट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जिस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स्ड होगी। है ना, याद रखना। सिंक्रोनस का नाम सिंक्रोनस मशीन क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है ना। फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होने की वजह से ये एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होता है ना, एक फिक्स्ड स्पीड से रोटेट होता है। इस वजह से इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन। तो लिखना आप लोग यहां पे, अल्टरनेटर इज अ मशीन, एक पॉइंट लिखिएगा, अल्टरनेटर इज अ मशीन which convert थोड़ा सा मुझे इसको चेंज करना होगा। which convert which convert mechanical energy into electrical energy, mechanical energy into electrical energy at a particular voltage, at a particular voltage and a fixed frequency, एंड अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी? फिक्स्ड होगी। ठीक है, समझ में आई बात कि आपका ये जो अल्टरनेटर है वो क्या करता है? अल्टरनेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसका एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिक्स्ड होगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैंने बोली कि जो आपका अल्टरनेटर है ना, उसका एक प्राइम जो हम बोलेंगे मोटो है कि उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर आपको फिक्स्ड रखना है तो उसके लिए आपको स्पीड को भी फिक्स्ड रखना होगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट करना होगा। ठीक है, उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सिंक्रोनस स्पीड पे ऑपरेट करता है, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, फिक्स्ड स्पीड पे रोटेट करता है। उस स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखिएगा, एक पॉइंट और लिखिएगा, फ्रीक्वेंसी इज द frequency is the most important part, frequency is the most important part of AC electrical energy। ठीक है ना। और एक पॉइंट लिखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड पोल, नंबर ऑफ पोल। तो लिखना आप लोग यहां पे, सिंस frequency depends upon speed, since frequency depends
अपॉन स्पीड। जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है, ठीक है। एंड आपको फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, तो आपको स्पीड को भी क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी क्या रखना है, फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी को भी क्या रखना है यहाँ पे, कांस्टेंट। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, उसके लिए आपको यहाँ पे आपको स्पीड को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब आपका जो सिंक्रोनस मशीन है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे भी काम करता है। स्पीड भी आपकी क्या रखनी होगी यहाँ पे, कांस्टेंट रखनी होगी। और इसी कांस्टेंट स्पीड को हम क्या बोलते हैं, आपकी सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। जो ये कांस्टेंट स्पीड हमने बताई ना, उसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, आपका सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। इसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, आपका सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। और इसी सिंक्रोनस स्पीड की वजह से हम अपने अल्टरनेटर का नाम क्या रखते हैं, सिंक्रोनस अल्टरनेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है ना। क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट होते हैं, और उस कांस्टेंट स्पीड को हम क्या बोलते हैं, आपका सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो लिखना आप लोग दैट्स रीजन, दैट्स द रीजन these machines these machines are called synchronous machine, are called synchronous machine। इन्हीं रीजन की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका थोड़ा बहुत अल्टरनेटर के बारे में हो गया। सिंक्रोनस मोटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और जो आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे वो एक पार्टिकुलर वोल्टेज होगा और एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो इसकी जो स्पीड होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट होता है, ठीक है। तो क्या बोला आपके बारे में मैंने यहाँ पे, सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड मोटर है ना। इसकी स्पीड को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है ना। तो लिखना आप लोग यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर synchronous motor is a constant speed motor, constant speed motor since which converting ना constant speed motor which convert electrical energy, या फिर बोलेंगे हम क्या, which convert AC electrical energy, AC electrical energy into mechanical energy, into a mechanical energy, ठीक है। और इसकी स्पीड तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी, ठीक है। क्लियर है चीज। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सिंक्रोनस अल्टरनेटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो सिंक्रोनस अल्टरनेटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, तो देखना आप सभी लोग हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका अल्टरनेटर स्टार्ट करने, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग यहाँ पे अल्टरनेटर।
अभी मैं आपको सिंक्रोनस कंडेंसर के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आप इसको पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से तब तक आप सिंक्रोनस कंडेंसर के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए अल्टरनेटर। आज शुभारंभ तो हम लोग कर ही देते हैं अल्टरनेटर का। ठीक है, जैसे मैंने बोला अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर के बारे में थोड़ा सा मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया क्या करता है अल्टरनेटर आपका। थोड़ा सा यहाँ पे दो बार मैं और लिखना चाहूंगा यार, क्योंकि मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसका वोल्टेज क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, है ना, एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। जो वोल्टेज होगा कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, लिखो आप यहाँ पे। इसका कॉल आ रहा है यार। एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी मैंने बताई वो क्या होगी आपकी यहाँ पे, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो आपका अल्टरनेटर वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के इफेक्ट पे काम करता है। तो आप लिखना यहाँ पे जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका जो क्या है वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है आपका, फैराडेज लॉ ऑफ इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा दैट इज व्हाट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, कौन सा प्रिंसिपल, आपका जो ईएमआई प्रिंसिपल है ना, इसका फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो कौन सा प्रिंसिपल होता है, कि जब कभी भी, है ना, आपका रिलेटिव मोशन होता है, जो आपका फेराडे ने बोला ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के बेस पे, कि जब कभी भी हमारे पास सेट ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन मतलब कि दोनों के बीच में, दोनों जिसके सामने कांस्टेंट ना हो, या तो ये मूव करे या तो ये मूव करे, जब कभी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टर में ही होगा, है ना। आपके कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा जब कभी भी सेट ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होगा, आपका रिलेटिव मोशन होगा। तो ये हमारा होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पे, वेन एवर, एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, whenever there is a relative whenever there is a relative motion between set of conductors and magnetic field, emf is induced emf is induced
ऑन सेट ऑफ कंडक्टर्स। EMF is induced on अब जैसे यहां पे मैंने बोला कि रिलेटिव मोशन होगा सेट ऑफ कंडक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो यहाँ पे दो तरह के रिलेटिव मोशन हो सकते हैं। एक हो सकता है आपके पास यहाँ पे कौन सा रिलेटिव मोशन, जैसे कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी रहे और कंडक्टर मूव करें, पहला तो आपका ये हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करे और कंडक्टर आपकी स्टेशनरी रहे। तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे रिलेटिव मोशन मिल सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिलेटिव टाइम वेरिएशन एंड रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। तो दो तरह के हम यहाँ पे रिलेटिव मोशन को अचीव कर सकते हैं। रिलेटिव मोशन को हम दो तरीके से अचीव करवा सकते हैं। एक तो होता है आपका रिलेटिव टाइम वेरिएशन, एक होता है रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। रिलेटिव स्पेस वेरिएशन एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव टाइम वेरिएशन। अगर बात कही जाए यहाँ पे किसके बारे में, रिलेटिव स्पेस वेरिएशन के बारे में, जब कभी हम बात करते हैं किसके बारे में, रिलेटिव स्पेस वेरिएशन के बारे में, तो इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो कंडक्टर है वो क्या होगा वो हमको देखना है। ठीक है ना, हमको इसमें क्या देखना है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, हमारा कंडक्टर का। ठीक है। सिमिलरली अगर हम रिलेटिव टाइम वेरिएशन के बारे में बात करें तो हमको ये देखना कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे कंडक्टर क्या। तो आपको ये समझना है कि जब कभी रिलेटिव टाइम वेरिएशन के बारे में बात करें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रोटेटिंग होता है। क्या होता है, रोटेटिंग। ठीक है। और हमारे कंडक्टर वहां पे क्या होंगे, स्टेशनरी होंगे। ठीक है। सिमिलरली जब हम रिलेटिव स्पेस वेरिएशन की बात करें तो यहाँ पे चीजें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी से मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब रुका हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और आपका जो कंडक्टर है वो आपका क्या है, रोटेटिंग। ठीक है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। इसके आगे की जो भी कहानी होगी, जो भी स्टोरी होगी, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज तो बस आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा लेक्चर। ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। जिनके पास भी नोट्स नहीं है वो नोट्स अरेंज कर लें, पेन कॉपी ले लें, है ना, और डे बाई डे जो मैं आपको लिखाता जा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। है ना, कल से सभी लोग टाइम पे ज्वाइन करेंगे। आज जैसे हुआ ना कि 18 से लोग 24 अभी हुए हैं, स्टार्टिंग में लोग 18 थे, 6 लोग लेट थे, वो भी 6 लोग में से 24 लोग में से ऑलमोस्ट 10 लोग तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे। सर फुल स्क्रीन में कॉर्नर कट हो रहा है। अच्छा, तो उसमें कॉर्नर में मैं नहीं लिखूंगा, है ना, अगर आपके पास, ठीक है मैं आज चेक कर लूंगा कितना कट रहा है, वो अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, किनारे ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है। चलो अपन क्लास को भी एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।